वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान से मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ मॉडल पेपर का पहले अभ्यास कर चुके हैं। 3 मॉडल पेपर का अभ्यास किया जा चुका है। अब आज हम चौथे मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और जिस पैटर्न पे आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी उसी पैटर्न पे ये मॉडल पेपर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से और इनमें से सवाल अवश्य आएंगे, तो एक बार इनको जरूर देख लें। हमारा पहला जो सवाल है, अब होता है कि वस्तुनिष्ठ सवाल है वो काफ़ी संख्या में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? सन 1945 से 90 तक, 1960 से 61 तक, 1958 से 62 तक, या अक्टूबर 62 से नवंबर 62 तक? क्यूबा मिसाइल संकट जिसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया द, यानी अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 तक। अगला हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की शुरुआत की थी? ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचोव, ब में निकिता खुश्चेव, एल ब्रेजनेव, या जोसेफ स्टालिन। तो सोवियत संघ के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो शुरुआत थी वो है निकिता खुश्चेव। अगला हमारा प्रश्न है, सार्क यानी दक्षिण सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्य कार्यालय? ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, या इस्लामाबाद। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो दक्षिण का जो मुख्यालय है, सही उत्तर इसका काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला हमारा प्रश्न है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान विरोध, बांग्लादेश का उदय, शरणार्थियों की वापसी, या कश्मीर समस्या का उदय। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जो परिणाम हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था बांग्लादेश का उदय, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में नया देश बन गया। अगला हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई? अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई? 1987, 1959, 1991, या 1992? तो सही आंसर है अंटार्कटिका संधि है 1959 में हुई। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या पोटी श्रीमालू। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका लाल कुर्ती आंदोलन से भी नाता रहा है। ये पाकिस्तान प्रांत के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, गरीबी पर आधारित फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है आपके कान्हू बनर्जी, सुबीर बनर्जी, सत्यजीत रे, या विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो फिल्म है पाथेर पांचाली, इसके निर्देशक थे सत्यजीत रे, प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे थे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, या अन्ना हजारे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही? अधिकांश लोगों को या सबको पता होगा कि प्रथम जो आम चुनाव 3 हुए थे उसमें प्रथम नंबर पर जो पार्टी थी वो आपको सबको पता होगा, 3 लगातार कार्यकाल में प्रभुत्व रहा था कांग्रेस का। लेकिन प्रश्न पूछा है प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? मैं बार बार कहता हूँ कि परीक्षा में आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी नहीं करें। तो इसका आंसर ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, या कम्युनिस्ट पार्टी। तो दूसरी जो पार्टी थी प्रथम आम चुनाव में वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन 1 में 2, ब में 3, स में 6, या द में 8। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो 6 अंग है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया? तो ये पहले पार्ट के पहले पेज में ही ये लाइन दी हुई है। ट्विस्ट विद डेस्टिनी 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया गया था, तो वो भाषण किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्काल प्रधानमंत्री। अब ट्विस्ट विद डेस्टिनी ये जो भाषण है ये भाग्यवतों के साथ चिर प्रतीक्षित भेंट भी इसको कहा गया। अब इसको थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त की रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था उसका नाम क्या था? तो आपको ट्विस्ट विद डेस्टिनी लिखना है। और अगर ये पूछा जाए कि ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरीके से प्रश्न को किसी भी रूप में पूछे आपको उत्तर आना चाहिए। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री।
ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। अब है कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। दूसरा है भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को खाली जगह जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। तो इसका आंसर है पेरिस जलवायु समझौता। अगला है पारंपरिक खाली जगह की स्थिति ने युद्ध नहीं होने दिया। तो अपरोध की स्थिति ने युद्ध नहीं होने दिया। रिक्त स्थान में आपको जो भी शब्द है वो आपको लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जांचने समय भी पता चले कि किस तरीके से इसका क्या उत्तर है, स्टूडेंट ने सही लिखा है या नहीं लिखा। और दूसरी बात, परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें उसके लिए मैंने पूरा एक विलक्षण वीडियो बनाया हुआ है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरीके से टॉपर्स की कॉपी होती है। वो टॉपर्स की जो कॉपी है बोर्ड की, जो राजस्थान बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी जिनमें बच्चों ने 80 में से 80 अंक लाए हैं, वो कॉपी भी मैंने वीडियो में बताई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अगला हमारा प्रश्न है मध्य एशियाई गणराज्य में खाली जगह संसाधनों का विशाल भंडार है। तो मध्य एशियाई देशों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में खाली जगह में दलित युवा संगठनों युवाओं का एक संगठन बना। तो कौन से साल में बना और कौन सा संगठन बना? तो 1972 में दलित पैंथर्स है वो संगठन बना। अगला प्रश्न है हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा? तो वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला हमारा भाग है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें छोटे छोटे प्रश्न, एक शब्द या एक पंक्ति में जिनके उत्तर देने हैं। तो नाटो का पूरा नाम लिखिए, नाटो की फुल फॉर्म लिखिए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई? इसका आंसर है बोरिस येल्सन, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे। विश्व रक्षा किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा रक्षा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था भारत में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को। और इसका अगर आपको याद रखना है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता दूं, CUJ आप याद करें। CUJ यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, CUJ यानी छत्तीसगढ़, और U का मतलब उत्तराखंड और J का मतलब झारखंड, और इसी क्रम में 2000 में इनका निर्माण हुआ था। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना। शेतकारी संगठन ने किसान आंदोलनों को किसकी संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर है शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र की ताकतों के खिलाफ में ग्रामीण भारत की ताकत यानी कृषि जो भी क्षेत्र था उसका जो संग्राम या उनके खिलाफ जो संघर्ष था उसकी संज्ञा दी। तो अगला प्रश्न है मूलवासी कहाँ रहते हैं? ये मूलवासियों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मूलवासी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवादी गुट के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो जैसे रूस और उसके समर्थक देश थे वो साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे, समाजवादी व्यवस्था के, और अमेरिका उसके साथ के जो भी देश थे वो पूंजीवादी गुट में थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये सारे देश पूंजीवादी थे। अगला है मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए? तो उन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति को संचालित किया। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किसके नेतृत्व में हुई? तो 1990 में इसका नेतृत्व किया था मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSU, जो भी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1990 में इसकी शुरुआत की थी, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है मंडल मुद्दे से आप क्या समझते हैं? मंडल मुद्दा काफ़ी फेमस रहा था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच में जो विवाद चला उसको मंडल मुद्दा कहा गया। और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नेतृत्व में एक जो आयोग गठित किया गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जो भी OBC आरक्षण लागू हुआ था उस समय जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ या घटना घटी उसको मंडल मुद्दा कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत ने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल यानी रूसी मॉडल और अमेरिकी मॉडल दोनों की मुख्य बातों को अपने देश में मिले जुले रूप में शामिल किया, यानी दोनों की जो अच्छाइयाँ थी उनको शामिल किया और जो कमियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि दोनों बातें पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल की बातों को अपनाया है। अगला जो भाग है वो उसमें है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्दों तक है। पहला प्रश्न है सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों को संक्षिप्त में लिखिए, यानी सोवियत प्रणाली में क्या क्या दोष आ गए थे जिसके कारण सोवियत संघ विघटन के कगार पर आ गया। तो
मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी आपको पॉइंट बना बना के उत्तर लिखने हैं, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स लाने तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सोवियत प्रणाली के कुछ दोष थे। पहला था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट दोष यानी कमियां थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्णतः नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और साधारण का जीवन है वो लगातार कठिन होता गया। दूसरा, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। लोकतंत्र की कमी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। साम्यवादी दल देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था और यह दल जनसाधारण के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी नहीं था। तीसरा कारण है कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था। यानी अन्य गणराज्य भी थे लेकिन सारे रूस के अंडर में थे, और शेष 14 जो गणराज्यों के लोग हैं अपने आप को उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करते थे और उससे आज़ाद होना चाहते थे। और चौथा है कि सोवियत प्रणाली और प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में विफल रहने के साथ ही पाश्चात्य देशों से काफ़ी पिछड़ गई। इसलिए वहाँ के लोगों में भी एक धारणा बन गई कि रूस से हमें अलग होना चाहिए, सोवियत नेतृत्व से हमें दूर जाना चाहिए। इस तरीके से ये सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। अगला है, शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार शीत युद्ध के नकारात्मक पक्ष भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव का पूछा गया है, तो आपको इसके सकारात्मक प्रभाव बताने हैं। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभावों को निम्न बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। शीत युद्ध के कारण ही जो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, तो उनसे बचने के लिए जो भी देश, भारत और अन्य जो देश उस समय तत्कालीन जो आज़ाद हुए थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। इस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, विकास हुआ और दुनिया के देशों को, खास करके तीसरी दुनिया के देशों को अपनी स्वतंत्र नीति पालन करने का मौका मिला। दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रख करके अपनी विदेश नीति संचालित करने का मौका मिला। तो ये इसका प्लस पॉइंट था, सकारात्मक प्रभाव था। दूसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा था और इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती अपने देश का विकास करना था, आर्थिक विकास करना था। और इस तरीके से आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय है वो नई धारणा विकसित हुई आर्थिक विकास की। अगला प्रश्न है, मानवता, शांति और अहिंसा के मित्र क्या दो मांग कर रहे हैं? तो मानवता, शांति और अहिंसा के मित्र है वो निम्न मांगे कर रहे हैं। पहला, कि वे धन की मांग करते हैं जिससे शांति, मानव कल्याण और मानवाधिकारों की समर्थक संस्थाओं का सहयोग किया जा सके। दूसरा, वे लोग शांति और अहिंसा के पक्ष में कानून पारित किए जाने की मांग करते हैं जिससे देश में आंतरिक रूप से खतरा पैदा करने वाली या बाहरी खतरनाक शक्तियों से मुकाबला किया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है, गठबंधन युग के कुछ उदाहरण बताइए। गठबंधन युग के कुछ उदाहरण। तो गठबंधन युग के एक लंबा दौर चला भारतीय राजनीति में। सबसे पहले 1889 में चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई तो संयुक्त मोर्चा का जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर जो संगठन बनाया गया और दो राजनीतिक समूह वाम मोर्चा और भाजपा ने समर्थन दिया और वीपी सिंह की सरकार बनी। इस तरीके से ये गठबंधन की शुरुआत हुई। उसके बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग की सरकार 2 बार 1998 से लेकर सन 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही। इसमें विभिन्न दलों की जो गठबंधन सरकार रही, तो ये भी गठबंधन दौर था। उसके बाद में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी यूपीए की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में जो सरकार बनी, वो भी 2004 से 2014 तक चली, यानी लगातार 2 कार्यकाल किए, तो वो भी गठबंधन की सरकार थी। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रथम जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें से विशेष रूप से प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। इसके कई कारण थे, कुछ ऐतिहासिक भी थे, तात्कालिक भी थे। तो इसका उत्तर होगा कि कांग्रेस दल ने प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस प्रकार वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में आगे निकल गई। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए और उसमें से भी कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। अब उसका कारण क्या था, क्यों इसको सफलता मिली? कि जो इस पार्टी की जो स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त थी, यानी जो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संपूर्ण देश में संगठन था और इसकी स्थापना है 1885 में, आज़ादी से काफ़ी पहले हो चुकी थी। तो पूरी देश की जनता है वो कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानती थी और वहाँ उस समय के जो उसके जो नेता थे
वो लगभग सभी लोकप्रिय जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वो सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था। कांग्रेस पार्टी में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेता थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव का नेतृत्व किया, पूरे देश का दौरा किया, और जब चुनाव परिणाम की घोषणा हुई तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत के साथ सभी को आश्चर्य हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अगला है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर कुछ मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? तो आज़ादी के जब आज़ादी भारत को मिली 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसमें भारत के सामने विकास के कई मुद्दे थे, जिसमें पहला मुद्दा तो ये था कि उस समय विश्व में दो ध्रुवीयता का जो शुरुआत हो चुकी थी। अब भारत के पास भी एक दो रहा था कि आप भारत कौन सी व्यवस्था को अपनाए, पूंजीवादी मॉडल को अपनाए या समाजवादी मॉडल को अपनाए, क्योंकि दोनों मॉडलों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ थी, अपनी अपनी कमियाँ थी। तो विकास का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु अलग अलग होता है। कुछ अर्थशास्त्री तथा रक्षा या पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था कि पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद और उदारवाद को महत्व दिया जाए, जबकि कुछ लोग हैं वो सोवियत मॉडल जिसमें समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था थे उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये एक तो बड़ा मुद्दा था कि किस तरह की व्यवस्था अपनाई जाए। दूसरा, विकास के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस पर भी मतभेद थे। तीसरा था कि कुछ लोग औद्योगिकरण के विकास को सही मानते थे कि देश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया जाए, जबकि कुछ अन्य लोग मानते थे कि कृषि का विकास करके ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना विकास का प्रमुख मापदंड होना चाहिए। तो इसमें भी दो तरह की राय थी। कुछ लोग उद्योगों पर ज़्यादा जोर देना चाहते थे, कुछ कृषि क्षेत्र में सुधार चाहते थे, कुछ लोग पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना चाहते थे, कुछ लोग समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था अपनाना चाहते थे। इस तरीके से देश के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ थी, और भारत ने आज़ादी के विकास के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जो पिछले प्रश्न में अपने डिस्कस किया था, जिसमें दोनों तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो अपनाया। दूसरा, कृषि और उद्योग धंधों पे विकास या जोर देने के लिए भारत ने पंचवर्षीय योजना को सहारा लिया, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, जबकि दूसरी में उद्योग धंधों पे, या इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल के लिए विशेष जोर दिया, विशेष पंचवर्षीय योजना चलाई। इस तरीके से भारत ने विकास का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया। अगला हमारा प्रश्न है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन में अल्प विकसित देशों के लिए किन सुधारों की चर्चा की गई? तो 1972 के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन था उसमें एक तो था कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी तथा वे अपना सामान बेच सकेंगे। इसी तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। तीसरा था, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और चौथा, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भी भूमिका बढ़ेगी। अगला हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक कारक कौन से रहे? सोवियत संघ एक समय में बहुत महाशक्ति भी था, अमेरिका के टक्कर का देश था, लेकिन विघटन के दौरान या जब विघटन हुआ उस समय काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तो महाशक्ति बनाने में कौन से कारक सहायक हुए? तो पहला तो था कि सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। यहाँ पिन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था, और किसी देश में औद्योगिक विकास अगर बहुत अच्छा है तो वो देश निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति बनने की काबिलियत रखता है। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से पश्चिमी देशों के समकक्ष नहीं थी, फिर भी सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ सुई से लेकर के बड़े बड़े कार तक जो भी चीज़ें थी उनके उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर था सोवियत संघ। दूसरा, सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की देखभाल, यातायात आदि की सुविधाएं प्रमुख थी, जिसके कारण वहाँ के नागरिक है वो सामान्य रूप से खुश थे, खुशहाल थे। अगला, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, और सोवियत संघ में भूमि, संपत्ति और अन्य उत्पादक संस्थाओं पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। तो जो भी लाभांश वगैरह होता था वो सभी लोगों में समान रूप से बांटा जाता था। शुरुआत में ये अच्छी बात थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कमियां हैं वो उजागर हुई, और यही अर्थव्यवस्था बाद में विघटन के लिए जिम्मेदार भी बनी। सोवियत संघ के पास में परमाणु हथियारों के साथ में आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। तो इन सब कारणों से सोवियत संघ है वो एक विकसित देश बनने में सहायक बन रहा, लेकिन समय के साथ में इसमें बदलाव भी आया और सोवियत संघ विघटन के कगार पर पहुंच गया, और 1990-91 में उसका विघटन हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, क्या आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि लोकतंत्र विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है?
तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन दिया हुआ है कि लोकतंत्र विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इसका मतलब विश्व के गरीब देशों में या अल्प विकसित देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप जो भी अपना उत्तर दें वो तर्कपूर्ण दें। तर्क, जो भी आपका उत्तर हो उसमें तर्क होना चाहिए। तो जैसे इसका आंसर हो गया कि दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र की लोकप्रियता इस बात की पुष्टि इस बात क्षेत्र के बड़े बड़े देशों में किए गए सर्वेक्षण से होती है। और इस सर्वेक्षण में 5 देशों की जनता ने अपने लिए लोकतंत्र के लिए व्यापक जन समर्थन प्रदान किया है। यानी कि लोकतंत्र है विश्व के धनी देशों में ही नहीं, जो भी अल्प विकसित या कम विकसित देश है उनमें भी काफ़ी हद तक लोकप्रिय रहा है, और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला है, दक्षिण एशिया के 5 देशों में किए गए सर्वेक्षण में स्पष्ट होता है कि इन देशों में लोकतंत्र को व्यापक समर्थन मिला है। इन देशों के लोग शासन की किसी अन्य प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र में वरीयता देते हैं, और उनका मत है कि देश के लिए लोकतंत्र ही सही है। और इसलिए आपको अपना कथन भी लिखना है कि मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ कि लोकतंत्र केवल विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। इस बात की पुष्टि दक्षिण एशिया के देशों में सर्वेक्षण से भी होती है। दक्षिण एशिया के देश विश्व में धनी देश नहीं माने जाते, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जनता में लोकतंत्र है वो काफ़ी लोकप्रिय है, फेमस है लोग, और सफलतापूर्वक लोकतंत्र चल रहा है। तो इन सब के कारण हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है सिर्फ विश्व के धनी देशों में ही नहीं, कम विकसित या अल्प विकसित देशों में भी फल फूल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है? तो जैसे कि आपको होता है, आतंकवाद का जो समस्या है वो दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व है वो आतंकवाद की चपेट में है। अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा, जिसका 9/11 का जो हमला है वो सबसे सटीक इसका उदाहरण है। और इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी कई देशों में आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ताज़ा घटनाएं भी होती रहती है। तो इसके कुछ कारण क्या है, किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ रहा है? पहला है कि तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति ने आतंकवादियों के दुस्साहस में वृद्धि की है। सूचना के और टेक्नोलॉजी के जो भी प्रयोग हुआ है उसके कारण आतंकवादियों की पहुंच है वो आज पूरे विश्व तक हो गई है, हथियारों तक हो गई है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से आतंकवाद आज संपूर्ण विश्व में पैर जमा चुका है। दूसरा, जमाखोरी, तस्करी, वायुयानों का अपहरण और पानी के जहाज़ों को बंदूक बनाने जैसी घटनाओं के पीछे विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है। आतंकवादियों द्वारा किसी भी देश की मुद्रा का अंतरण करना सरल हो गया है, खास करके जो टेक्नोलॉजी के मामले में। और अत्याधुनिक हथियारों को नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कर उन्हें बेचने की प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के दौर की शैली है। व्यापक स्तर पर उन्माद जागृत कर आतंकवाद की खुनी होली खेलने के हथियारों को बनाने वाली कंपनियां, सरकार और व्यापारी समान रूप से उत्तरदायी है। और यातायात के साधन सुगम होने तथा स्वचालित जो भी यान है इनके प्रयोग ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रोत्साहित किया। यानी जिस तरीके से सूचना और तकनीक के कारण लोगों का जीवन आसान हुआ है, विश्व की दुनिया कम हुई है, लेकिन इसने आतंकवाद को भी इसकी फायदा दिया है। यानी सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आतंकवादी भी इसका उपयोग कर रहे हैं, और नवीनतम जो भी हथियार वगैरह है इनकी खरीद फरोख्त करना या उनके लिए पैसे या धन का जुगाड़ करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये आतंकवाद को बढ़ाने में भी मदद कर रही है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और मैक्सिको में पार्टी के प्रभुत्व के बीच में क्या अंतर है? जैसे एक प्रश्न पाठ में आया था कि भारत में जो एकल पार्टी का जो प्रभुत्व है वो मैक्सिको के एकल पार्टी प्रभुत्व से अलग है। तो किस तरीके से अलग है? तो इसका है कि भारत और मैक्सिको में एकल पार्टी का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा। भारत के जो 3 प्रथम आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस का एक छत्र राज एक तरह से कह सकते हैं रहा, और इसी तरह से मैक्सिको में भी एक पार्टी का जो भी प्रभुत्व रहा। लेकिन अंतर ये है कि भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व एक साथ न रहा, जबकि मैक्सिको में PRI का शासन है लगातार 60 वर्षों तक चला, जबकि भारत में 60 वर्षों तक नहीं चला, बीच बीच में विपक्ष की सरकारों का भी चलन हुआ। और भारत और मैक्सिको में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मैक्सिको जो है उसमें एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रारंभ में अनेक पार्टियां चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेती रही, लेकिन मैक्सिको में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ विपक्ष का एक तरह से अभाव ही रहा, क्योंकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं रही। और भारत में प्रजातांत्रिक संस्कृति और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, क्योंकि मैक्सिको में शासन दल की तानाशाही के कारण इसका प्रभुत्व रहा। यानी भारत में जो भी एक पार्टी का शासन रहा वो बाकायदा चुनाव के बाद जनता ने पार्टी को अपना स्पष्ट बहुमत दिया और इस कारण से कायम रहा, जबकि मैक्सिको में तानाशाही के कारण है चुनाव लगभग नहीं के बराबर हुए और जो शासक विशेष की है वो सत्ता रही। तो भारत और मैक्सिको में काफ़ी अंतर है। अगला है, अर्थव्यवस्था के मिश्रित मॉडल के पक्ष में तर्क दीजिए।
तो मिश्रित मॉडल का मतलब हो गया कि ऐसा मॉडल जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं के जो अच्छे पॉइंट हैं उनको शामिल किया जाता है, उनकी कमियों को दूर किया जाता है। तो जैसे निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः सभी निर्णय लाभ की मात्रा पर आधारित होते हैं। अब जैसे ये कुछ जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी कुछ कमियां हैं कि पहला तो पूंजीवाद में क्या होता है कि जो भी अधिकार होता है वो निजी क्षेत्र में होता है, उसका उद्देश्य है लाभ कमाना होता है। अर्जित संपत्ति पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है और इसके प्रयोग करने पर वह स्वतंत्र होता है, और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, ये तो वह आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है, और प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कीमत यंत्र स्वतंत्रता कार्य करता है, जब व्यवसाय के क्षेत्र जैसे उत्पादन उपभोग या वितरण में कीमत यंत्र ही निर्देशित करता है, और ये तो उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ ही उत्पादन और मूल्य निर्धारण करती है। तो या अगर सीधा अपन देखें तो मिश्रित मॉडल अपनाने के पक्ष में ये तर्क थे कि भारत पूरी तरह से न तो पूंजीवाद के पक्ष में था न समाजवादी के। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो समाज का विभाजन है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक तरफ मजदूर और एक तरफ जो मालिक होते हैं, जिसके कारण समाज की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो भी गरीब है उनका शोषण होने लगता है। इसलिए भारत ने मिश्रित व्यवस्था अपनाई, जबकि समाजवादी मॉडल की खासियत ये है कि लाभ अंश है वो सभी में बराबर बांटा जाता है, लेकिन इसकी कमी ये है कि सभी को बराबर लाभ मिलता है, इसलिए कोई व्यक्ति है वो विशेष प्रयास नहीं करता और धीरे धीरे उस क्षेत्र की उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस कारण से भारत ने दोनों का जो मिश्रित मॉडल था, मिश्रित रूप था, और जिसको भारत ने अपनाया ताकि दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण कर सकें और कमियों को दूर किया जा सके। अगला हमारा जो प्रश्न है, 1971 के चुनावों के परिणाम स्वरूप बदली हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? तो 1971 के चुनाव के पश्चात इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने सर्वोच्च नेता पद पर निर्भर रहने वाली पार्टी बना दिया। यहाँ से उनके आदेश सर्वोपरि बनने शुरू हुए। सिंडिकेट जैसे औपचारिक प्रभावशाली नेताओं का समूह है वो राजनीतिक मंच से हट गया, यानी जो पुराने कांग्रेस के जो नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा गया। 1971 के पश्चात कांग्रेस का संगठन विभिन्न भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाले समूहों के समावेशी किस्म का नहीं रहा। अब यह एक अन्य एकाधिकारिता वाला बन गया। इंदिरा की कांग्रेस को गरीबों, महिलाओं, दलित समूह, जनजाति समूहों के लोगों ने जिताया था, और वह धनी उद्योगपतियों, सौदागरों और राजनीतिक के समूह या सिंडिकेट के हाथों की कठपुतली नहीं रही। अतः पहले की कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से बदला हुआ स्वरूप था। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट इस पार्ट के जो भी प्रश्न थे मॉडल पेपर, जो इस चौथे मॉडल पेपर में डिस्कस किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बड़े प्रश्न हैं। अब बड़े प्रश्न डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, खास करके 2 नंबर के, 1 नंबर के, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो अगले जो मॉडल पेपर है उसमें कुछ अन्य प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।